बसंतपुर सैंतली। देख लिए अम्बेडकर जी के श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मान्यवर को नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की कैडर मीटिंग में आए ग्राम सैंतली के सभी नौजवान साथी बुजुर्ग लोगों का मैं बहुत गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी मान्य श्री बाबू विजय सिंह जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो भी हाल में नए बने हैं नवीन कुमार जी, हमारे बीच में नगर पालिका के पार्षद सलीम भाई जी, और जो मान्य बहन जी ने आदेश देकर मान्य जिलाध्यक्ष जी को हमारे बीच में भेजा है, वो आप सभी लोगों से रूबरू भी होंगे। और आपकी जो कोई शिकायत, कोई सुझाव अगर आप किसी साथी को बोलना है तो अपनी बात भी रख सकता है। और बाकी पार्टी के आने वाले समय में जो भी कार्य बहन जी ने किए हैं पुरानी सरकार में भी, उसके बारे में माननीय जिलाध्यक्ष जी आप सभी को बताएंगे। और मैं निवेदन करूँगा हमारे विधानसभा अध्यक्ष नवीन कुमार जी से कि वो सभी को अपने बारे में बताएं। पहली मीटिंग है उनकी विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद सैंतली में वो अपना परिचय दें और सभी साथियों से अपना अपना परिचय ले लें। नवीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक साहब। सभी संत से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक डॉक्टर काशीराम साहब को नमन करते हुए भारत के सबसे बड़े कांग्रेस उत्तर प्रदेश 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनको सल्यूट करता हूँ। आज की कैडर कैंप के मुख्य अतिथि हमारे जिले के जिलाध्यक्ष माननीय बाबू विजय सिंह जी, उन्हीं के साथ में चलकर आए हमारे महासचिव साहब और गौतम साहब, उनको दिल्ली की गहराइयों से जय भीम। हमारे साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे मनोज कुमार भारती जी, उन्हीं के बराबर में बैठे हुए राजकुमार गौतम जी सेक्टर अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी के हमारे विधानसभा अध्यक्ष जिलाध्यक्ष द्वारा किए गए उपाध्यक्ष सलीम भाई साहब, उन्हीं के साथ जो कराए हमारे हमारी आवाज़ को आप सब के पास पहुंचाने वाले हमारे भाई देवेंद्र सानी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ उनको ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनको क्षमा मांगते हुए उनको जय भीम करता हूँ। सम्मानित साथियों, मुझे विधानसभा में आप लोगों की पार्टी की सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं आपसे अपेक्षा करूँगा, निवेदन करूँगा, मुझे जो है पैसा देते मुझे कार्य करने का, पार्टी की सेवा करने का मुझे मौका दिया जाए। और मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा, आपके दुख में कम और आपके अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में काम करूँगा। सम्मानित साथियों, काफ़ी समय हो गया है आपको बैठे हुए यहाँ पर, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपना समय माननीय जिलाध्यक्ष को दूँगा। आपको बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश जो उनके हैं, जिलाध्यक्ष जी आपको रूबरू कराएंगे। सबको जय भीम। माननीय बहन जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार हमें आने वाले समय में कैसे चुनाव उसके बारे में अवगत कराएंगे।
खाने जिलाते हैं। बैठे बैठे बोल लें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस बैठक में उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री ओमवीर सिंह जी, जो बहुत समय से लगे हुए 83 से हमारे साथ लगे हुए हैं, और नवीन यादव जी विधानसभा के अध्यक्ष, मनोज भारती जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय संचालन कर रहे हैं, देविंदर गौतम जी अधिकार मंच मीडिया अधिकार आप, और हमारे राजकुमार भारती के सेंट्रल अध्यक्ष, सलीम मलिक जी जो हमारे सभासद के पति हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, अलाउद्दीन ठेकेदार जी, किरण सिंह जी और एडवोकेट मोहित जी, और सभी मेरे सम्मानित साथियों, आज का जो समय है वो आपको मालूम है, आने वाला समय हमारा क्या होगा। आज हजारों साल पुरानी व्यवस्था फिर लागू होने जा रही है, और ऐसी लागू हो रही है, ये रामराज लागू कर रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चों ने जबलपुर में केवल कुएं से पानी पी लिया था, उनको इतना मारा गया, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे, आप मीडिया में ये सब आ रहा। अगर ये मीडिया यूट्यूब नहीं होता तो ये सारी चीज पता नहीं चलती। हमारी बहन बेटी एक दलित समाज की गंगा जी में गर्मी में नहाने चली गई और मनुवादी लोगों ने उसको कपड़े उतार के उसकी मरम्मत की मत पिटाई करी। मूंछ रखने पर गर्दन काट दी जाती है, और जो पहले था कि हमारे घोड़े पे नहीं चढ़ने देते दूल्हे को, ये सारी व्यवस्था वो आने जा रही है। हमारे युवाओं ने सब नहीं देखी है। जो 95 के बाद या 2007 के बाद पैदा हुए, उनको शायद ये लगता है कि जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही ये सब रहा होगा, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते थे हमें अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने का अधिकार भी नहीं था। हमारे बुजुर्ग पहले धोती पहना करते थे, घुटने से ऊपर रखने के लिए मजबूर हो जाते थे, टोकते थे आप घुटने से ऊपर रखिए। और जब से बहुजन समाज पार्टी आई है सत्ता में, हम दलित समाज के लोगों को, कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति, अपर कास्ट हो चाहे कोई दूसरा हो, हमें अपने घर में पानी तक पिलाना पसंद नहीं करता था, हमारे घर बैठना पसंद नहीं करता था। इतना भेदभाव छुआछूत था। लेकिन क्यों था? क्योंकि हम मांगने वाले थे। हमारे हाथ यूं थे, जैसे भिखारी मांगता है यूं थे, और भिखारी को जो मांग रहा दो या ना दो, आगे कह दो, आगे चल भाई। लेकिन जब से हम देने वाले बने, जब हम देने वाले बने तो लोग हमसे मांगने लगे, और जब अत्याचार हमारे ऊपर होता था, हमारी बहन बेटी के साथ कोई उल्टा सीधी बात होती थी, हमारे लोगों को मारा जाता था, घरों में आग लगाई जाती थी, जब हमारे समाज के लोग जाते थे थाने, तो जो आग लगाने वाला था, मारने वाला था, पीटने वाला दबंग आदमी, वो दरोगा की टेबल के सामने कुर्सी पे बैठा है और दरोगा उसको चाय पिलाया करता था। और हमारा समाज के लोग, गरीब लोग नीचे बैठ के गिड़गिड़ाते थे, हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और उसी के सामने गिड़गिड़ाते थे, थानेदार के सामने वही बैठा था, अत्याचारी बैठा था। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, पासा पलट गया, अत्याचारी नीचे बैठने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और हमारा आदमी
हमारे आदमी को कुर्सी पे बैठाने लगा दरोगा और चाय पिलाने लगा और बोलता था बताइए क्या आदेश है मेरे लिए। ये परिवर्तन हुआ। और जो हमें हमारे ऑफिसों में खाना नहीं खाते थे, हम नौकरी करते थे, जो हमारे साथ चाय नहीं पी सकते थे, घर नहीं आते थे, पानी नहीं पिलाते थे, वो हमारे घर आने लगे, हम उनके घर जाने लगे और मान सम्मान हमारा बढ़ने लगा, यानी सामाजिक स्तर हमारा ऊंचा हुआ। बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर या और भी बिरादरी के लोग हमें अपने घर बुला करके चाय पानी के साथ साथ काजू पिस्ता बादाम भी खिलाने लगे। तो ये हमारा सम्मान बढ़ने लगा, सामाजिक स्तर हमारा बढ़ने लगा। लेकिन जब 2007 में हमारी सरकार बनी 5 साल के लिए, तो मनोवादी विचारधारा सोच के जो लोग हैं उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बुरा हो गया, जो हमारे गुलाम थे आज वो सत्ता में बैठे हैं, आज उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है जिसमें 80 सीटें लोकसभा की हैं। यदि इन्होंने मेहनत कर ली 80 में से 60 सीट भी ले आए तो प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता इनको। अगर ये एक बार प्रधानमंत्री बन गए तब एक कुछ लोग ओबीसी समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग दबे कुचले उसमें भी ओबीसी हैं, उन्होंने सोचा केंद्र में सरकार बन जाएगी और उसके बाद कभी हटने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे गुलाम हमारे सिर पे बैठ जाएंगे, हम कभी सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया, इनको तोड़ा जाए, इनको खत्म किया जाए, आगे से ये बढ़ ना पाए, ये उन्होंने तैयारी करी। उन्होंने ये तैयारी करी, चाहे समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कोई दूसरी पार्टी बेशक मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। मान्यवर साहब काशीराम जी और बहन जी ने सोचा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनाए। तो ये बात सामने आई कि जब हमारे लोग उनको वोट दे सकते हैं तो वो लोग हमें वोट क्यों नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा भाईचारा बनाया, हर समाज में बनाया, अपर कास्ट में बनाया, और बनाने के बाद 5 साल की सरकार जब बनी तो काशीराम जी ने ये सोचा था ये दीवार बहुत मजबूत दीवार है। क्यों मजबूत है? ये बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर जो मजबूत लोग हैं वो इसके साथ हैं, इसलिए दीवार मजबूत है। कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, यानी 50 मंजिलें ऊंची बिल्डिंग बना ली। दूसरे लोगों ने सरकार बनाई तो सामने बहन जी ने सोचा कि भाईचारा बना करके इसमें से 50 ईंटें ब्राह्मण रूपी ईंटें विधायक के रूप में निकाल के अपनी दीवार में लगा लें। ऐसे ही ठाकुर रूपी ईंटें जो 30-35 ईंटें यानी ठाकुर रूपी विधायक के रूप में ईंटें दी अपनी दीवार में लगा ली, और बनिया रूपी ईंटें भी अपनी दीवार में लगा ली। हमारी दीवार मजबूत, 5 साल की सरकार बनी। आपकी बहन बेटी सभी पार्टियों के तीर खेल रही हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, और कुछ हमारे समाज के लोग तीर चला रहे हैं। आपकी बहन बेटी मुकाबला कर रही है, अकेली मुकाबला कर रही है। यदि कोई आदमी होता समाज का तब तक पार्टी टूट जाती, लेकिन बहन इस जमाने में अब उन्होंने सोचा, मनोवादियों ने हमारी दीवार में छेद कर दिया है, इनकी दीवार मजबूत हो गई है, दीवार में कैसे छेद करें, वो खुद नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक आदमी तैयार करा, उसने कहा जैसे आम को पकाने के लिए काल में दबाया जाता है,
पहले छोड़ दिया जाता है, ऐसे नेता बनाए जाते हैं। उस नेता ने कहा जो सहारनपुर का रहने वाला था, RSS के कैडर कैंप में जाता था और वो ABVP का अध्यक्ष भी रहा, उसने कहना शुरू करा, कहलवाया गया उससे कि बहन जी मेरी बुआ है, उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, मैं ठाकुरों को यूं कर दूंगा, ब्राह्मणों को ऐसा कर दूंगा, बनियों को ऐसा कर दूंगा। उल्टा सीधा बोलने लगा, टीवी पर रोज वो आने लगा और इतना हाईलाइट करा मीडिया ने, क्योंकि हमारी बात को कोई हाईलाइट नहीं करता, लेकिन हमारी पार्टी को तोड़ना, हमें ख़त्म करने के लिए मीडिया ने उसको हाईलाइट किया। और अपर कास्ट ने सोचा ये व्यक्ति बहुत दिन से कह रहा है कि बहन जी मेरी बुआ है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त है, और फिर भी हमें गाली दे रहा है। कहीं बहन जी तो हमारा अपमान नहीं करा रही, इसलिए वो ईंटें निकल के उस दीवार में से निकली और फिर अपनी दीवार में जाके चिपक गई और हमारी दीवार कमज़ोर हो गई। हमारी दीवार कमज़ोर होने के बाद 12 साल हो गए, हम सत्ता में नहीं आए। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, हमसे कहा था कि देखो भाई, हमारे समाज के लोग पूरे देश में चले जाओ, जहाँ पर 4 लोग ताश खेल रहे हैं और 10 लोग बैठ के देख रहे हैं, समझ लो ये जाटो हैं, इनके पास टाइम इतना है, बीत नहीं रहा है। और हमारी बहन बेटियां घर में किसी के चौका बर्तन करती हैं और बेचारी कमा के लाती हैं और ये दिन भर बैठे रहते हैं और शाम को दारू के लिए पैसे मांगते हैं, जब वो नहीं देती तो पिटाई करते हैं, घर में कलेश होता है। और दूसरे लोग 70 साल का होने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई चाहे मूंगफली बेचे, चाहे कोई सब्जी बेचे या कोई भी काम करे, अंडा बेचे, वो घर में शाम को हमारे बुजुर्ग 100-200 रुपए लेके आते हैं और अपने ऊपर भी खर्च करते हैं, घर में भी देते हैं, घर में भी उनका मान सम्मान होता है और हमारे लोग कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा हमारे समाज की बहुत बुरी आदत और है, अगर किसी भी चीज का नशा लग जाए वो नशा छूटने वाला नहीं है, चाहे दारू का लग जाए, चाहे किसी भी तरह का लग जाए, वो नशा नहीं छूटता। अब मेरी उम्र इतनी हो गई है और मैं कहूँगा किसी से मेरे मरने के बाद कोई नेता आएगा कहेगा तुम्हारी वोट सबसे ज़्यादा है, तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे, मुख्यमंत्री बनोगे, कोई विश्वास नहीं करेगा। जगह बाबू जगजीवन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, मौर्य जी भी कुछ नहीं कर पाए, और एक काशीराम जी आए थे, हमें 20-30 साल तक कहते रहे तुम प्रधानमंत्री बनोगे, मुख्यमंत्री बनोगे। तो इसलिए मेरी उम्र इतनी हो गई है और मैंने ये कसम खाई थी, यदि मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति मुझे टूटा फूटा स्टूल भी दे देगा, उस पर बैठना पसंद करूंगा, लेकिन कई मनोवादी अगर मुझे सोने का सिंहासन देंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बैठना पसंद करूंगा। लेकिन अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे इनसे समझौता करना पड़ेगा, मुझे इनकी आदत बिगाड़नी पड़ेगी, मुझे इनको नशा कराना पड़ेगा। काय का नशा? मैं इनको सत्ता का नशा कराना चाहता हूँ, और सत्ता का नशा कराने के बाद इनको ऐसा नशा लगेगा ये सत्ता के बगैर रह नहीं सकते। ऐसी काशीराम जी ने बात कही। उन्होंने कहा मेरे पास 67 विधायक हैं और मैंने मनुवादी लोगों से समझौता करके मैंने सरकार बनाई है 3 बार, और मैं नशा इनको खिला दिया है और ये सत्ता के बगैर नहीं रहेंगे। उसके बाद जब 4थी बार सरकार बनी तो सर्व समाज के लिए काम किया, पहले ओबीसी के लिए भी काम किया, दलितों के लिए काम किया, मुस्लिम के लिए काम किया, और जब 7 में सरकार बनी अपर कास्ट के लिए भी काम किया, और अपर कास्ट के लिए काम किया तो हम मजबूती से आगे बढ़े। लेकिन उन मनुवादी लोगों ने जो महाराष्ट्र में उनका मुख्यालय है, उन्होंने ये प्लान बनाया कि भाई अगर यहाँ पर बीएसपी खत्म नहीं हुई तो अम्बेडकर का मिशन आगे चलता रहेगा। जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र के अंदर जब बाबा साहब की
का क्षेत्र कार्य क्षेत्र रहा है वो हमने रिपब्लिकन पार्टी के 20 टुकड़े कर दिए हैं। बाबा साहब जब उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने अपने सिपे सालारों से आरपीआई के जो लोग थे, विश्वास पात्र जो जिम्मेदार लोग थे, उनसे कहा था यह मिशन रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और बड़े में बढ़े लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन ये मिशन बाबा साहब के बाद पीछे हट गया और पीछे हट के 20 टुकड़े हो गए। और महाराष्ट्र में जब भी कोई चुनाव होता, जो टुकड़े थे हमारे, कोई कांग्रेस से समझौता करता मुझे एमपी बना दो, कोई किसी से कहता मुझे मंत्री बना दो, वो बिकने लगे। जब वोट पड़ती थी तो बट जाया करती थी, इसलिए वह हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ। और बाबा साहब का मिशन हमारे लोगों ने यूपी के अंदर पूरा करा। तो उन्होंने 20 विंग वहां से भेजे कि जाओ फैल जाओ यूपी के अंदर, कोई मेषराम के नाम से, कोई किसी के नाम से, और इनके दिमाग में जहर भर दो और बनने के बाद इनको अलग अलग करो, इनको काट दो। और यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो साथियों, हम लोगों में हमें बांटा गया, हमें बहुत सारे संगठन बनाए गए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसलिए भ्रमित पैदा हुए। और आज ये मिशन बाबा साहब का खत्म होने जा रहा है। आज हमारा समाज, हमारा जो संविधान है वो खत्म होने जा रहा है, खत्म कर दिया गया है। उसके संविधान के अंदर देखोगे आपको मूर्ति कौन सी मिलेगी, फोटो मिलेगी। संविधान में किसी भी देवी देवता की किसी की फोटो नहीं थी, आज फोटो मिलेंगी। उसको आज संविधान है लेकिन उसको माना नहीं जा रहा। संविधान में कहीं नहीं लिखा अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसका घर ढा दो, उसके घर पे बुलडोजर चला दो, उसके परिवार को सजा दे दो। अरे अगर किसी ने गलती करी है सजा उसे मिलनी चाहिए, उसके परिवार को मकान ढा करके और उसको नौकरी से उसके मतलब सारा धंधा चौपट करके उसे सजा कैसे मिल सकती है? सब संविधान नहीं चल रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है आपसे, बहन जी ने सब समाज के लिए काम किया है और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा काम किया है। आर्थिक रूप से काम किया बहन जी ने, अपनी सरकारों में 8 लाख एकड़ जमीन गरीबों को बांटी और कब्जे दिलाए। और जो कभी पहले कब्जे कांग्रेस ने पट्टे बांटे थे उनके कब्जे दिलाए। और हमारे 8 लाख यानी 5 लाख ऐसे केस चल रहे थे हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि हमारे गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा था। थोड़ी थोड़ी जमीनें उनकी फोन पे थी और वो इलाहाबाद नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें 20 साल से न्याय नहीं मिल रहा था। जब बहन जी को पता चला कि हमारे 5 लाख गरीब लोग जिनके केस इलाहाबाद में चल रहे हैं, हमारे समाज के पास खाने को तो है नहीं, आप बेचारे किराया कहाँ से लाएंगे, और अगर इलाहाबाद गए कहाँ रुकेंगे और वकील कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि आपके पास 5 लाख ऐसे केस हैं जो गरीबों को आज तक न्याय नहीं मिला है। यदि ये केस एसडीएम की अदालत में आप भेज दें तो ये पैरवी भी कर देंगे और इनको जल्दी न्याय मिलेगा। वो केस 5 लाख केस एसडीएम की अदालत में भेजे गए और हमारे लोगों को न्याय मिला। न्याय मिलकर आर्थिक आमदनी हमारी बढ़ी, मान सम्मान तो बढ़ा, आर्थिक आमदनी भी हमारी बढ़ी। तो साथियों, बहन जी ने इतना काम किया था। बहन जी ने 8 लाख ऐसे मकान बनाए, पक्के मकान बनाए, 4-4 मंजिले, कोई बगैर पैसा लिए सभी को उन्होंने फ्री में मकान दिए, हर बिरादरी को दिए। हमारा जो परसेंटेज है हमें मिला, हर समाज को दिए, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें अपर कास्ट भी है, उसमें ओबीसी भी है, उसमें दलित भी, सभी समाज को मकान मिले काशीराम योजना के अंतर्गत। और मैंने जब था मैं नोएडा में तो 15 लाख कीमत आई थी, मैं नोएडा अथॉरिटी में अकाउंट अफसर था, तो 15 लाख रुपए की कीमत आई थी और 15 लाख रुपए के मकान गरीबों को फ्री में दिए। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 लाख मकान मिले। बहन जी ने गरीबों के घर में जब लड़की जन्म लेती है तो हमारे मान मर जाते हैं, सोचते हैं कि लड़की पैदा हुई। जब लड़का पैदा होता है तो लड्डू लाते, चाहे कहीं से उधार मांग के लाए पैसा, लड्डू खिलाते हैं कि लड़का हुआ है। तो बहन जी ने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं हमें दहेज देना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप डीएम के पास जाइए, अपना आवेदन दिए, लिखवाइए कि लड़की हमारे पैदा हुई है, वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा। जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए उसकी शादी के लिए आपको मिल जाएंगे। ये बहन जी ने काम किया। बहन जी ने छोटे किसानों के लिए, हमारे लोग बहुत छोटे किसान थे और ओबीसी के बहुत छोटे किसान थे, तो उनको फ्री बोरिंग की व्यवस्था रखी। बहन जी ने किसानों का रेट 125 से बढ़ाकर, गन्ने का रेट 125 से बढ़ाकर 250 रुपये किया।
किसानों का रुका हुआ वर्षों से जो गन्ने का बकाया था वो दिलवाया और 10 लाख लोगों को नौकरी दिलवाई। 10 लाख नौकरी बहन जी ने अपने शासन में दी। 10 लाख में हमारा 18% आरक्षण था। जब बहन जी ने देखा शेड्यूल कास्ट के लोगों का 18% आरक्षण है लेकिन पॉपुलेशन तो 21% है, तो उन्होंने 21 किया। 21% आरक्षण दलित समाज को मिला, 27% आरक्षण ओबीसी समाज को मिला जिसमें मुस्लिम समाज भी आता है, और अन्य समाज को भी मिला। 10 लाख नौकरियां दी। साथियों, बहन जी ने एक काम और किया कि जब बाबा साहब की मूर्ति लगाते थे तो गांव में मूर्ति तोड़ दिया करते थे। बहन जी ने ऐसी योजना बनाई, अंबेडकर समग्र विकास योजना, और जब ये योजना बनाई तो गांव का विकास होने लगा। तो जो लोग हमारी मूर्ति को तोड़ते थे उनके लोग आते थे, बुजुर्ग कहते थे भैया एक काम करो, हमारा गांव भी अम्बेडकर योजना में ला दो और भैया मूर्ति का पैसा हम दे देंगे, मूर्ति हम लगाएंगे। ये परिवर्तन बहन जी ने 28,419 गांव का विकास करा। और एक में दो में वहां था, एक जगह था संबल की तरह, जाट समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे। और वहां जब बोल रहे थे, एक जना खड़ा हुआ जाट समाज से, वो कहने लगा कि भाई ये तो बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है कि भाई बहन जी ने जो विकास किया है। हम रात को गांव में सोए, जब रात को सोए और जब सुबह उठे हमने देखा कि भाई रात तो कुछ था ही नहीं, जब सोए थे जब कुछ था नहीं, आरसीसी कब बिछ गई, खंबे कब गड़ गए, लाइट कब आ गई और पानी का बोरिंग कब हो गया, और ये सारी सुविधा कैसे हो गई। रातों रात, दिन में आंख खुली, हमारी सुबह आंख खुली तो देखा भाई रातों रात ये सारा विकास हो गया। उन्होंने कहा बहन जी के हाथ में तो जादू है, जादू की तरह से विकास हुआ। उन्होंने कहा कि हम समझ गए कि हमने कब बताया, जब बहन जी किसी क्षेत्र में जाती थी वो कहती थी मैं इस क्षेत्र में आ रही हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, अगर कहीं भी कोई कमी मिली तो सबसे बड़े अधिकारी को सस्पेंड करूंगी। तो अधिकारी क्या करते, रात रात भर काम करके सभी गांव का विकास कर दिया करते थे। कभी बहन जी हमारे गांव में, इस गांव में ना जाए और हमारी नौकरी कभी चली ना जाए, ये डर बहन जी का था। साथियों, बहन जी ने नौकरी निकालने के लिए, पैदा करने के लिए 8-7 बड़े मेडिकल कॉलेज बनाए, 6 इंजीनियर कॉलेज बनाए, 2 होम्योपैथिक कॉलेज बनाए, 24 सरकारी पॉलिटेक्निक बनाए और 6 विश्व स्तर के विश्वविद्यालय बनाए। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, बहन जी ने कहा जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं उनके लिए 25,000 और जो आम आदमी हैं उसके लिए कितनी 2.5 लाख फीस है, चाहे MBA करे, चाहे BTech करे, चाहे कुछ करे। और लेकिन एक चीज और कहा, उन्होंने कहा जिसके बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उनके बच्चे यदि अच्छे नंबर लेके आते हैं तो उनको मैं पढ़ने के लिए विदेश भेजूंगी। हमारी बेटी ने BTech करा था, उसने कहा मैं MBA करना चाहती हूँ। स्कूल में फॉर्म निकला, उसने भरा, टेस्ट हुआ, उसमें टेस्ट होने पर एडमिशन हो गया और जब उसने अच्छे नंबर लाई उसको भी इंग्लैंड भेजा और कोई नया पैसा नहीं लगा। और बहन जी ने जेब खर्च के लिए भी 1 लाख रुपए के डॉलर खरीदे और दिए, कोई पैसा एक नहीं लगा। क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे समाज के बच्चे या हम अपने बच्चों को विदेश भेज दें? लेकिन ऐसा हुआ, हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने, बहुत लोगों के बच्चे विदेश में, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, ऐसे जगह घूमने नहीं गए, 3 महीने के लिए पढ़ने गए, उनको उसका वो भी मिला, डिप्लोमा मिला। साथियों, 20 डिग्री कॉलेज बनाए, 200 इंटर कॉलेज बनाए बहन जी ने, 572 हाई स्कूल बनाए, 5,549 प्राइमरी स्कूल खोले, 100 ITI कॉलेज खोले। और बहन जी ने नौकरी कैसे निकलेंगी ये सारा जब आइडिया लगाया, उन्होंने 6 कमिश्नरी बनाई, उसमें 23 नए जिले बनाए, 23 नई जिला अस्पताल बनाए, 23 नए जिला न्यायालय बनाए, 23 विकास खंड बनाए, 23 पुलिस लाइन बनाए, जिनसे पुलिस लाइन में 10-10 हजार लोग होते पुलिस के। और भाई साहब 23 RTO ऑफिस बनाए, 23 डाइट कॉलेज बनाए, 45 नई तहसीलें बनाई, 40 विकास खंड बनाए, 2400 सामुदायिक केंद्र बनाए जिन्हें आप अम्बेडकर भवन कहते हो, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जैसे जेवर का है। अगर जेवर का ये कांग्रेस पहले मान जाती तो अब तक चालू हो गया होता। यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, एक नया पैसा सरकार का खर्च नहीं हुआ।
एक नया पैसा लेके इतना बड़ा जेवर से लेके आगरे तक यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, लखनऊ के अंदर अंबेडकर पार्क बनाया और लखनऊ के अंदर कासिम इको गार्डन बनाया और नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र बनाया। ओबीसी समाज के महापुरुषों के लिए जगह जगह परिवर्तन चौक पे उनके बड़ी बड़ी मूर्ति लगाई, परिवर्तन चौक बनाए। लड़कियों के लिए हर जगह हॉस्टल बनाए और ओबीसी युवाओं के लिए ISPC बनाने के लिए लखनऊ के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बनाया और दलित समाज के लोगों के लिए स्पेशल बहन जी ने आरक्षण दिया, कायमे दिया। जो टेंडर निकलता है, विकास का काम होता है, नाली, खरिंजे, सड़क, जो चीज बनती है, मकान सरकारी जो बनाती है, उसमें आरक्षण दिया और उसमें टेंडर में उन्होंने कहा 25% टेंडर हमारे SC को दोगे तो ठेकेदार हमारे बहुत सारे लोग बने, बहुत रोजगार मिला। तो बहन जी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी और बहुत समग्र विकास किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमें बंटना नहीं है। हमारा समाज बहुत सीधा साधा समाज है और अगर कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन भी या भेड़िया बाबा साहब की चादर ओढ़ के अगर आता है और वो अच्छी अच्छी बातें कहता है और महाराष्ट्र से आ जाए तो लोग कहते नहीं तुम तो यहाँ के महाराष्ट्र के, जहाँ बाबा साहब की पवित्र भूमि है। हम उन्हें सुनने जाते हैं, जब सुनने हमें जाते हैं तो पता चलो भेड़िया वो हमारे खिलाफ ही सारा हमें बना रहा है, हमें टुकड़ों में बांट रहा है। तो कहने का मतलब यह है, और हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। बहुत से हमारे बुद्धिजीवी लोग ये बैठे कहते हैं कि भाई हम यहाँ घर में बैठे हैं, 10 लोग हैं, कहीं नहीं बैठे, कहीं ऐसी बात नहीं कर रहे, फलाना ऐसे, बहन जी ऐसे, बहन जी वैसे, जगह जगह जा करके कभी यहाँ बैठे कभी वहां बैठे नकारात्मक बात फैलाते हैं। उससे नकारात्मक बात फैलती है, उससे हमारा समाज टूटता है और हमारा समाज टूटता है इसलिए हम अलग अलग हो जाते हैं। और जो बनिए हैं, जो दुकानों में मुरादाबाद में चुनाव लड़ाना था लोकसभा का, तो वहां पता चला कि एक बनिया और हमारा आदमी उसके पास था, उन्होंने कहा राम सिंह जी साहब इधर आ, भाई तुम्हारी बहन जी ने जगह जगह हाथी बड़े बड़े हाथी बना दिए पत्थर के, इससे कोई फायदा हुआ ना जी? अगर 2-2 लाख तुम्हें दे देती तो कैसे रहता? बहुत अच्छा रहता जी। क्या इस लोकसभा चुनाव में तुम्हारी बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती? नहीं जी। तो आपके एक काम कर, वोट हमें दे दे। तो ठीक है जी। और जगह जगह गाता रहा, 2 लाख के चक्कर में बहन जी ने पत्थर लगा दिए। आज 3,500 करोड़ यानी 3500 करोड़ की एक मूर्ति लगाई है गुजरात के अंदर पटेल की। उसको किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमारे महापुरुषों का जब ये बने मंदिर, उसको मीडिया ने भी हाईलाइट किया और हमारे नासमझ सीधे साधे लोगों ने भी उसका गलत प्रचार किया। उसके बाद क्या होता है? अरे बीच में इधर, उसके बाद ये भी होता है जब मुस्लिम जब मुस्लिम समाज के व्यक्ति जाते थे उसके पास, उनके बनियों के पास, वो पता क्या कहते थे? क्यों भैया देखो ये तुम्हारा मुसलमान कैंडिडेट खड़ा BSP से, ये चमार तो वोट ना दे रहे हैं। जब तुम्हारे यार यही वोट नहीं दे रहे, चमारी ना दे रहे, भैया तुम्हें क्या करोगे? वोट तुम्हारी खराब जाएगी, इससे तो समाजवादी पार्टी को दे दो। वो घर बैठे बैठे ऐसा काम कर रहे हैं। हमारे घर में एक ठकुरान रहती है, किराएदार, बहुत दिन से रहती है। कहने लगी अब इसने ऐसा कर दिया मोदी ने, साले को वोट नहीं देना हमें। मैंने क्यों नहीं देना? कि गुजारा नहीं होता, इतनी महंगाई कर दी, अब क्या वोट नहीं देना? 1 महीने बाद किराया लेने गया, मतलब क्या हाल है? अब तो मोदी को वोट देना नहीं है, बहुत खराब है मोदी। नहीं, अगर मोदी को वोट नहीं देंगे तो मुसलमानों को राज आ जाएगा। मैंने किसने कहा? कि वो लेने गई थी सामान, वो बनिए ने बताया। कहने का मतलब वो काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी कमी निकाल रहे हैं। और उनके बड़े बड़े लोग जिनकी शादी भी नहीं हुई, देश का प्रधानमंत्री बन गया पहला वाला अटल बिहारी जी, पता चला कि उनकी कोई लड़की नहीं है। और हमारे समाज में अगर होता तो जगह जगह हमारा समाज कितना बदनाम करता और उसको हक देते हैं। सबने सुना उनकी कोई बेटी थी, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारा समाज ये नहीं सोचता इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो हमें आने वाली पीढ़ी ये कहेगी यदि आप लोग एकजुट नहीं हुए, किसी भी सामाजिक स्तर पे आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट देने के लिए एक हो जाओ। सभी जितने भी RSS के लोग हैं, जितने BJP के लोग हैं, हजारों संगठन उनके हैं, गौ रक्षा, फलाना रक्षा, ठिकाना रक्षा, और वो सारी समितियां हैं, लेकिन वोट किसको देती है? केवल BJP को देती है। हमारे जितने संगठन होंगे वो आपस में बुराई करते रहेंगे
और वोट के नाम पे इधर उधर जाएंगे तो हमारा नुकसान हो रहा है। आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले पोते पड़पोते वो गुलामी की जिंदगी बसर करेंगे जैसे हमारे पूर्वजों ने करी। आपको इससे बचना है तो सीधी बात यह है, बाबा साहब ने जो हथियार दिया है, उन्होंने कहा है जाओ अपनी दीवार पे लिख लो, पहले कहा था, और एक तुम इस देश के राजा बनोगे। हमारी वोट सबसे ज्यादा है, आज माहौल भी है। आज जयंत चौधरी जी बीजेपी में चले गए हैं, आज जाट भी परेशान है। जो इधर का पश्चिम का जाट और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन बना था, आज मुस्लिम ने कहा इसने तो धोखा दे दिया। उसके पास, मुस्लिम के पास अब जाने के लिए कई जगह नहीं है। आज मुस्लिम कहां जाएगा? समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाएगा। उसने कहा हमने बहुत धोखा खा लिया 100% वोट दे करके, अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब वो लोकदल को देने वाले थे, उन्होंने कहा लोकदल को भी वोट देने का कोई मतलब नहीं होता, वो बीजेपी के निकल गए। और भैया अब तो बीएसपी के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, मुस्लिम इकट्ठा हो रहा है, दलित इकट्ठा हो जाओ। जब तुम दोनों इकट्ठा हो जाओगे तो ओबीसी भी तुम्हारे साथ आ जाएगा। जब ओबीसी भी आ जाएगा तो अपर कास्ट के लोग भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं जहां की सत्ता हो उसी के साथ चलो। इसलिए मेरा निवेदन है, कोई भी कमियां, छोटी मोटी कमियां, उनको दूर करो और पॉजिटिव प्रचार करो। और पॉजिटिव प्रचार क्यों करो? पॉजिटिव से अगर बच्चे ने सोच लिया मैं पास नहीं हूँ हाई स्कूल में, तो पास नहीं हो सकता। अगर उसने सोच लिया मुझे हर हालत में फर्स्ट डिवीजन में आना है, मुझे पास होना, तो बच्चा 100% पास होगा। यदि आपने सोच लिया हमें जिता के भेजना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी जान, आन शान, जान हमारे सब जा रही है आने वाले समय में, जब एकजुट ना हुए तो हम गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन यही है, सब मिल करके बहुजन समाज पार्टी के लिए घर घर अपना जाएं और लोगों से चर्चा करें, बताएं आज के माहौल पे। तो मेरा निवेदन यही है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर तो संस्कृतों के वंश के साथ दूसरे दीवार मजबूत है। कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, यानी 50 मंदिरें बनी, बिल्डिंग बनाने दूसरे लोगों ने सरकार बनाई, तो सामने रहने ने सोचा भाईचारा बना करके इस समय से 50 ईंटें मिलाकर निकाल के अपनी दीवार में लगा लें।